हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। सो दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस का सेट नंबर 17वां लेकर आ गया हूँ। क्या तो सेट नंबर 17वां लेकर आ गया हूँ। और जो अभी तक 1 से लेकर 16 तक ना देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल रहा है, वहाँ से सारा का सारा वीडियो देख लें। और आप लोग का पता होना चाहिए कि हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सहारा किया गया है, तो सभी सेट देखना ना भूलें, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट कर ना जाए। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सेंटर पर से कोई भी क्वेश्चन छूट कर ना आ जाए। तो चलता हूँ फिलहाल आज का सेट नंबर 17वां में 17वां का सेट देख लेता हूँ, क्योंकि 1 से 16 तक तो हम लोग देख चुके हैं। तो 17वां का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, सोशल साइंस का थोड़ा सा बड़ा कहते हैं ताकि सही से दिखाई देवे। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। पूर्ण स्वराज का कि प्रस्ताव कब ग्रहण किया था या कौन सा अधिवेशन के तहत किया था। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन में, बी में बोल रहा है कि बम्बई अधिवेशन में, सी में बोल रहा है लाहौर अधिवेशन में, एंड डी में बोल रहा है कि इलाहाबाद अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो किसका था, लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था कब, तो लाहौर के अधिवेशन में सबसे पहले ग्रहण किया था पूर्ण स्वराज। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड बोल रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन में है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तिलक के द्वारा। दूसरा बोल रहा है कि एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। तीसरा बोल रहा है मोतीलाल नेहरू और गांधी द्वारा। एंड डी में बोल रहा है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था वो किसके, तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था पर शुरू। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान मतलब क्या समझे, भूमि को दान, किसी को दान में देना। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने या विनोबा भावे ने या आचार्य कृपलानी ने। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात कि किसने, तो विनोबा भावे ने। किसने, तो विनोबा भावे ने सबसे पहले भूदान आंदोलन शुरू किया था, स्टार्ट किया था। किसने, दान देने के लिए विनोबा भावे ने। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर क्या था। कुख्यात व्यक्ति था कौन, तो जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता, 13 अप्रैल, यहाँ पहले देते कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तब उसका मुख्य उत्तरदायी कौन था, तो जालियांवाला बाग कौन था, जनरल डायर। उनसे उसकी हत्या की गई थी। उसकी हत्या किसने की थी। ऑप्शन ए में है BBS आयर ने, बी में बोला कि उधम सिंह ने, सी में बोला कि भागवत झा आजाद ने, एंड डी में बोला कि एस ढींगरा ने। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। था किसने, तो उधम सिंह ने। जनरल डायर को हत्या किसने किया था, तो उधम सिंह ने उसका हत्या कर दिया था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 का तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसका मुख्य उत्तरदायी कौन था, तो यही था, जनरल डायर था। तो उसका हत्या कर दिया उधम सिंह ने, एक तरह से अच्छा ही किया था। आगे चलते पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। अभी तो वर्तमान में कहाँ दिल्ली है, तो उसका पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, लखनऊ में, बम्बई में, कलकत्ता में या पटना में। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी था। कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ था, तो कलकत्ता सबसे पहले था। फिलहाल कहाँ है, तो दिल्ली है। आगे चलते छठा बोल रहा है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। जो 1952 का जो वर्ष है वो भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, उस दिन क्या हुआ था कि उसको महत्व दिया जा रहा है। मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, या हरियाणा राज्य की विभाजित हुआ था, या भारत में प्रथम सरकारी जनगणना शुरू हुई थी, या लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो किसके लिए इतिहास में महत्वपूर्ण 1952, तो लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन वही चुनाव के लिए लागू किया गया था कब, तो 1952 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है। सिविल सेवा के लिए कौन नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या सांसद करता है, या यूपीएससी करता है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग सबको जान रहे हैं कौन, तो सिविल सेवा के लिए कौन करता है, तो यूपीएससी करता है। कौन लेता है, यूपीएससी का सिविल सर्विस, वही IAS IPS। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे।
तो आपका 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी था। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होता था, या विधि मंत्री होता था, या महान्यायवादी होता था, या महालेखा परीक्षक होता था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो भारत का सरकार का प्रथम जो आय अधिकारी है कौन है? तो महान्यायवादी होता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट इस प्रकार से बोल रहा है कि अब भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचिया की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? 6 है, 8 है, 10 है, या 12 है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना है? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितना है? तो फिलहाल अभी 12 है। कितना? 12 है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत मतलब भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एम.के. गांधी, या डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, या जवाहरलाल नेहरू। तो 10 का आप लोग जान ही रहे होंगे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ के थे? बिहार के थे। सबसे प्रथम भारत के राष्ट्रपति कहाँ के थे? तो बिहार के थे। अब इनका जो समाधि स्थल भी कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ? तो बांस घाट के अंतर्गत है। आगे चलते 11वां क्वेश्चन में। 11वां बोला कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब किसी के विरोध चुने गए थे, सिंगल ही खड़ा हुए होंगे उस समय, बोला कि डॉक्टर एस. राधाकृष्णन थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या नीलम संजीवा रेड्डी, या फखरुद्दीन अली अहमद। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात किसने? तो भारत का एक वैसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध मतलब किसी के विरोध में चुने गए थे। कौन? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12वां बोला कि भारत संविधान में भारत की व्याख्या, संविधान में भारत की व्याख्या किस रूप में है? ऑप्शन ए में संयुक्त राज्यों के रूप में, या राज्यों के संघ के रूप में, या राज्यों के राजमंडल के रूप में, या एकात्मक राष्ट्र के रूप में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो संविधान में भारत का व्याख्या किसके रूप में है? तो राज्यों के संघ के रूप में व्याख्या किया गया है भारतीय संविधान में। जिनके लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे 13वां बोल रहा है कि थोड़ा सा 13वां वर्ग शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कौन सा सरकार का या किसके द्वारा एक महत्वपूर्ण लक्षण है? ऑप्शन ए में है संसदीय सरकार का, या राष्ट्रपति शासन का, या समाजवादी सरकार का, या सर्वाधिक सरकार का, क्या सर्वाधिकारी सरकार का। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या? तो शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण किसका है? तो संसदीय सरकार का एक लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, इंपॉर्टेंट लक्षण है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे। तो आपका 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और कौन? तो यूनियन कैबिनेट मंत्री एवं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। सभी सदस्य किसके सदस्य हैं? ऑप्शन ए में योजना आयोग के, या राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं, या आगे सी में दिया है आंचलिक परिषद के, या डी में प्रादेशिक परिषद के। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात किसके हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जो प्रधानमंत्री है, यूनियन कैबिनेट मंत्री है, या मुख्यमंत्री है, या मंत्री परिषद के सभी सदस्य किसका है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या है? एक सदस्य हैं। आगे चलते हैं 14वां से हो गया। 15वां में देखते हैं। 15वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निर्विध रहा करता है? ऑप्शन में 42वां, 44वां, 52वां, या 53वां। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाता था। तो 52वां हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? कौन सा है जो भूमिबद्ध है? ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, या बिहार, या गुजरात, या केरल। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। अर्थात क्या? तो बिहार है जो क्या है? भूमिबद्ध है। आगे चलते 17वां क्वेश्चन में। तो आपका 17 क्वेश्चन इस प्रकार से है, बिना समय को गंवाए हुए, बिना स्किप किए हुए पूरा सेट मतलब कि जरूर देखें। और हाँ, जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं कृपया दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो 17वां क्वेश्चन में है। 17वां बोला कि दमन और दीव को अलग करती है। दमन और दीव को कौन सा नदी है, या खाड़ी है, या कच्छ है जो मतलब अलग करती है? ऑप्शन ए में नर्मदा नदी, या खंभात की खाड़ी, या कच्छ की खाड़ी, या ताप्ती नदी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जो दमन और दीव को अलग कौन करता है? तो खंभात की खाड़ी है जो दमन और दीव को एक अलग करती है। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है या गुजरती है? कौन है जो भारत से होकर गुजरता है या गुजरती है? ऑप्शन ए में है भूमध्य रेखा, बी में है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, एंड सी में है मकर रेखा, एंड डी में क्या बोल रहा है? कर्क रेखा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन है भारत के जो होकर गुजरता है? कौन? तो कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। और अब जहाँ पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कौन? तो 8 राज्यों
से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरती है। अब आठों कौन है, आठों को ट्रिक लिख देते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं। ट्रिक इसका हो जाता है, याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, ये इसका ट्रिक हो गया। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मिस हो गया, मिजोरम हो गया, ता से त्रिपुरा हो गया। और इसी तरह से याद कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। तो झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये पलामू हो गया, और तो इसी में आ जाएगा। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। अगर 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, या उपोष्ण जलवायु है, या सवाना प्रकार की जलवायु है, या उपोष्ण मानसून है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो उष्णकटिबंधीय, भारत की जो जलवायु है कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। तो 20वां क्वेश्चन बोला कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? जो विंध्य पर्वत है वो पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए में है भ्रमशोथ्य पर्वत, या बी में बोला बलित पर्वतों से, या ज्वालामुखी पर्वतों से, या अवशिष्ट पर्वतों से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो विंध्य पर्वत है पर्वतों को कौन सा, तो अवशिष्ट पर्वतों से क्या है, संबंधित रखता है, अवशिष्ट पर्वतों के वर्ग से संबंधित रखता है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दें, ताकि हमें भी समझ में आए कि कैसा सेट लग रहा है बच्चों को, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।